नमस्कार। आज हम भारत की विदेश नीति के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां बड़ी-बड़ी ताकतें एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं, भारत अपने लिए एक रास्ता बना रहा है। ये एक कमाल का बैलेंसिंग एक्ट है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब दुनिया के बड़े-बड़े देश आपस में उलझ रहे हों, तो कोई देश अपना अलग रास्ता कैसे बना सकता है? यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का केंद्र होगा। चलिए सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है। किसी भी बाहरी दबाव में आए बिना अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़े फैसले खुद लेने की ताकत। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि दुनिया के बड़े खिलाड़ी कौन हैं, भारत इनके बीच ये मुश्किल बैलेंस कैसे बना रहा है, ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर इसका क्या रोल है, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस रास्ते पर मुश्किलें क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई नया नहीं है, लेकिन हाँ, वक्त के साथ इसका रूप पूरी तरह बदल गया है। ये नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट तक का एक बहुत ही दिलचस्प सफर है। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है इसे लेकर। तो ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है और क्या नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और आज़ादी का नाम है। इसका मतलब दुनिया से कटकर अलग थलग रहना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ना, न कि किसी एक टीम का हिस्सा बनकर रह जाना। इस सोच की जड़ें हमारे इतिहास में है। गुलामी के दौर ने हमें सिखाया कि भारत की जगह दुनिया में क्या होगी, ये कोई और तय नहीं करेगा। ये सोच नेहरू के नॉन अलाइनमेंट से शुरू हुई और आज की मल्टीपोलर दुनिया में मोदी सरकार के मल्टी अलाइनमेंट के रूप में हमारे सामने है। अब सवाल ये है कि आखिर आज के दौर में इसकी इतनी बात क्यों हो रही है? क्यों ये भारत के लिए इतनी जरूरी हो गई है? इसका जवाब आज की दुनिया के हालात में छिपा है, जो काफी हद तक बंटी हुई है। देखिए, वो दौर अब चला गया जब अमेरिका दुनिया की अकेली सुपर पावर था। आज चीन का दबदबा बढ़ रहा है, रूस अपने पुराने तेवर दिखा रहा है और वेस्टर्न देश खुद अंदरूनी मतभेदों से जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर माहौल बहुत अनिश्चित है। और इसी अनिश्चित माहौल में भारत को एक बहुत ही मुश्किल रस्सी पर चलना पड़ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतों के साथ अपने रिश्तों को कैसे मैनेज कर रहा है। ये वाकई एक टाइट रोप वॉक है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये रिश्ता काफी गहरा है, लेकिन उतना ही कॉम्प्लेक्स भी। और यहीं पर यह रिश्ता बड़ा दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ देखिए, द क्वाड, I2U2 और IMEC जैसे ग्रुप्स के जरिए रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। डिफेंस और टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेड को लेकर मतभेद हैं और रूस के साथ भारत के रिश्तों पर अमेरिका का दबाव भी रहता है। अब आते हैं उस पड़ोसी पर जिसके साथ रिश्ते शायद सबसे ज्यादा पेचीदा हैं, चीन। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां मुकाबला भी है और एक दूसरे पर निर्भरता भी। तो भारत यहाँ एक दोहरी रणनीति अपना रहा है। एक तरफ 2020 में सीमा पर हुई झड़पों के बाद से बॉर्डर पर तनाव है और भारत पूरी तरह सतर्क है। लेकिन दूसरी तरफ चीन आज भी भारत का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर दोनों देश साथ भी हैं। इस पूरी कहानी में एक और बहुत अहम किरदार है रूस। रूस के साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। ये एक ऐसी दोस्ती है जिसने वक्त की हर कसौटी को पार किया है। तो सवाल उठता है कि पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत रूस से क्यों जुड़ा है। देखिए, इसकी कुछ ठोस वजहें हैं। कोल्ड वॉर के दौर से चली आ रही गहरी दोस्ती है। डिफेंस में रूस हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है और कई मामलों में दोनों के हित भी एक जैसे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी पर किसी का वीटो बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो ये मल्टी अलाइनमेंट असल में दिखता कैसा है, जरा इस पर नजर डालिए। भारत एक ही वक्त पर द क्वाड का मेंबर है, तो ब्रिक्स और SCO का भी, G20 का भी हिस्सा है, तो I2U2 का भी। कमाल है ना? यही है वो बैलेंसिंग एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। पर यह बैलेंसिंग एक्ट सिर्फ बड़ी ताकतों के बीच का नहीं है। भारत की एक और बड़ी महत्वाकांक्षा है, ग्लोबल साउथ, यानी दुनिया के विकासशील और उभरते हुए देशों की आवाज बनना।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समझाया है, पश्चिम विरोधी हुए बिना गैर पश्चिमी बनना। सोचिए जरा इस पर, यह एक बहुत गहरी बात है। तो भारत की सोच क्या है ग्लोबल साउथ के लिए? वो ये है कि किसी एक गुट से जुड़ने के बजाय अपनी पहचान बनाओ, दूसरों के पीछे चलने के बजाय अपनी आवाज उठाओ और इस बदलती हुई दुनिया में एक मजबूत और आजाद ताकत बनकर उभरो। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना आसान है नहीं। यथार्थवादी होना भी जरूरी है। इस आजाद विदेश नीति के रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, कुछ बाहर से और कुछ अंदर से। इस रस्सी पर चलते हुए सबसे बड़ी मुश्किलें क्या हैं? बाहर से देखें तो इकोनॉमी के लिए दूसरों पर निर्भरता और टेक की दुनिया में कुछ ही देशों का दबदबा, और देश के अंदर देखें तो राजनीतिक मतभेद और आर्थिक कमजोरियां। और सच तो ये है कि अगर आप कमजोर हैं तो आप पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकते। और इसी वजह से आज ऑटोनॉमी या स्वायत्तता का मतलब ही बदल रहा है। अब ये सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है, अब इसमें डेटा की सुरक्षा, अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और सप्लाई चेन को सुरक्षित करना, ये सब कुछ शामिल हो गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है, ये एक कला है इस मुश्किल दुनिया में अपना रास्ता बनाए रखने की बिना भटके। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार शायद इस एक लाइन में है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब अकेले खड़े होना नहीं है, इसका मतलब है सीधे खड़े होना और मजबूती से खड़े होना। शायद भारत के लिए इसके सही मायने यही हैं।